Good morning, student. Today we continue the lecture that is based on cell. और सेल को ही डिस्कस कर रहे हैं और सेल में दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में हम लोग जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखें, न्यूक्लियर कोर को देखें और उसके बाद न्यूक्लियोलस को देखें, अपन डिस्कस किए। उसके बाद आज जो है न्यूक्लियस के अंदर का जो इम्पोर्टेंट और जो मोस्टली जो मटेरियल है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसको अपन बोल रहे हैं क्रोमेटिन, ठीक है। तो क्रोमेटिन को आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्रोमेटिन कैसे जो है क्रोमोसोम जो है फॉर्म करता है, ठीक है। और क्रोमेटिन ही मोस्टली अपन बोल सकते हैं कि डीएनए है, ठीक है। क्रोमेटिन मोस्टली डीएनए है, ठीक है। और क्रोमेटिन से कैसे क्रोमोसोम डेवलप होता है उसको देखेंगे और लेटर ऑन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब बीच में अपन डीएनए वगैरह को भी फोकस कर लेंगे क्योंकि डीएनए भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्रोमेटिन का मेजर पार्ट जो है डीएनए ही है, ठीक है। तो अपन डीएनए को भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं न्यूक्लियस का, ठीक है। और आप इसको बार बार नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैं न्यूक्लियस का डायग्राम बना दे रहा हूं, इस तरीके का न्यूक्लियस का कंडीशन है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन इज। तो इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम दे रहे हैं, तो दिस वन इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बोल रहे हो, ठीक है। और बाकी पार्ट को आप जो है समझ रहे हो, मैं सबको नाम नहीं लिख रहा हूं, अपन पहले लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको अपन दिस वन इज न्यूक्लियोलस, इसको अपन जो है न्यूक्लियोलस बोल रहे हो, ठीक है। और बाकी इसके अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जो पहले से जानते हो, ठीक है। कुछ प्रोटीन वगैरह भी है इसके अंदर। तो ये तो हेडिंग डालते हैं क्रोमेटिन, हेडिंग डालते हैं क्रोमेटिन। लिखेंगे क्रोमेटिन में पॉइंट करके। क्रोमेटिन कैसा स्ट्रक्चर है, पॉइंट करके लिखेंगे। इट इज थ्रेड लाइक it is thread like structure, it is thread like structure. Next one, it present inside of nucleoplasm next one, it become coil, condensation coil and form a structure. Next one, it become condense and coil and form a structure called chromosome, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखेंगे क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब क्रोमेटिन कंडेंस और कॉइल होकर क्या फॉर्म करता है, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम कब दिखाई दे रहा है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो उसी को लिख रहा है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम लाइक structure
appear during सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है दिखाई देगा। तो कब दिखाई देगा? तो अपन बोलेंगे क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है, देखने को इस तरीके का स्ट्रक्चर जो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्रोमैटिन मेड अप ऑफ mostly DNA and histone protein। हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, किसका मोस्टली बना हुआ है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। It also contain नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कुछ दूसरे प्रोटीन भी इसमें रहते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए भी रहता है, कुछ दूसरे प्रोटीन भी रहते हैं और हिस्टोन प्रोटीन भी रहता है। मोस्ट पार्ट क्रोमेटिन का क्या है? डीएनए, यानी कि डीएनए ही सब कुछ है। ठीक है, क्रोमेटिन में ऑलमोस्ट। हिस्टोन प्रोटीन का काम देखेंगे अभी अपन जो है। ठीक है, पहले क्रोमेटिन को अपन और डिटेल से देख रहे हैं कि क्रोमेटिन में क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्रोमेटिन को कलर किया गया, फ्लेमिंग ने कलर किया, तो उसको अपन लिख रहे हैं क्रोमेटिन स्टेन बाय फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट है। (1879) में स्टेन किया क्रोमेटिन स्टेन बाय फ्लेमिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्रोमेटिन स्टेन बाय बेसिक डाई। एसिड और बेस, ये समझ पा रहे हो ना, जिसमें मतलब जो है एसिड का मीन्स क्या है? जिसमें प्रोटॉन वगैरह जो है प्रेजेंट हो या डिसॉल्व होने प्रोटॉन छोड़े, और बेस का मीन्स क्या होता है? जिसमें नाइट्रोजनस ग्रुप जो है प्रेजेंट होगा, अमाइनो ग्रुप जो है प्रेजेंट होगा, तो बेसिक नेचर शो करेगा। तो क्रोमेटिन स्टेन बाय बेसिक डाई एसिटोकार्बाइन। ये क्वेश्चन पूछा, या इसी का दूसरा नाम देते हैं फ्यूल जेन बोल। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा है कि क्रोमेटिन को या डीएनए को कैसे स्टेन कर सकते हैं, तो बेसिक डाई से स्टेन करेंगे। उस डाई का नाम क्या है? एसिटोकार्बाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एसिटोकार्बाइन। और इससे ये जो एक बेसिक डाई है जिससे क्रोमेटिन को क्या करते हैं? कलर करते हैं। ठीक है, स्टेन का मीन्स क्या होता है? कलर करना। ठीक है, जैसे मान लो इसके ऊपर कलर लगा दिया तो स्टेन हो गया। ठीक है, तो क्रोमेटिन स्टेन के बेस पे दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, कुछ क्रोमेटिन का पार्ट ज्यादा कलर लेता है, उस पार्ट को अपन बोलते हो हेटेरोक्रोमेटिन। कुछ क्रोमेटिन का पार्ट कम कलर लेता है, उस पार्ट को, क्रोमेटिन के उस पार्ट को अपन बोलते हो यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो स्टेनिंग के बेस पे क्रोमेटिन 2 टाइप्स का हो सकता है, तो उसको अपन जो है नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग on the basis of staining
On the basis of staining, chromatin divide in two parts. क्रोमेटिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बोर्ड पे देखेंगे, अगर मान लो कि इसको अपन जो है क्रोमेटिन बोल रहे हो, तो अगर इसको क्रोमेटिन बोल रहे हैं तो इस तरीके का कंडीशन जो है दिखाई देता है। क्रोमेटिन को अगर मेरे को बनाना है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दिस वन इज। और इसमें कुछ पार्ट ज्यादा कलर लेता है क्रोमेटिन का या डीएनए का, और कुछ पार्ट जो है कम कलर लेता है। जो डार्कर का कलर ज्यादा कलर ले रहा है, डार्कर जो रीजन है उसको मैं रेड शेडेड दिखा रहा हूं। इस तरीके से। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड व्हाट? हेटेरोक्रोमेटिन। एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड, तो अपन बोलते हो यूक्रोमेटिन। तो इसी चीज को अपन यहां पे लिख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग क्रोमेटिन डिवाइड इन टू पार्ट्स। क्रोमेटिन को स्टेनिंग के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्रोमेटिन कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? तो अपन बोलेंगे टू पार्ट में डिवाइड होगा। वन इज व्हाट? वन इज यूक्रोमेटिन, another one is heterochromatin. और आप डायग्राम से क्लियर कट समझ पा रहे हो कि कौन सा यूक्रोमेटिन है, कौन सा हेटेरोक्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन का जो पार्ट ज्यादा कलर लिया, ज्यादा कलर रिटेन किया, ज्यादा कलर एब्जॉर्ब किया, ठीक है, उसको बोलते हो हेटेरोक्रोमेटिन। जो कम कलर रिटेन कर रहा है उसको बोलते हो यूक्रोमेटिन, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है? तो देखेंगे यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहले अपन यूक्रोमेटिन को लेके चल रहे हैं। तो पहले लिखेंगे यूक्रोमेटिन के बारे में। क्या लिखेंगे? इट इज लाइट इन कलर या इट इज लाइट रीजन। इट इज लाइट region of chromatin. Next point, it is loosely arranged region. It is loosely arranged region. Next point, it is transcriptionally active region. It is transcriptionally active region. ट्रांसक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव रीजन मीन्स क्या है? तो इसको अपन जो देख रहे हैं, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन, ठीक है। ये यूक्रोमेटिन है और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? बोर्ड पे देखिए, ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है? अगर सपोज करो कि अपन डीएनए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो अपन डीएनए की बात कर रहे हैं, दिस वन इज डीएनए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट क्रोमेटिन का क्या है? डीएनए, ठीक है। तो ये डीएनए की बात कर रहे हैं,
या इसी को बोल सकते हो क्रोमेटिन की बात करें। या अपन डीएनए की बात करें तो डीएनए से क्या फॉर्म होता है, तो डीएनए के कुछ पार्ट से क्या फॉर्म होता है, तो अपन बोलते हो आरएनए फॉर्म होता है, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, तो अपन बोलेंगे आरएनए, एमआरएनए, ठीक है। और डीएनए के जिस पार्ट से आरएनए फॉर्म हो रहा है उस पार्ट को क्या बोलेंगे कि वो पार्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को अपन बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे को यहाँ पे लिखना है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन अपन लिख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं छोटा लिख दिया, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन। तो जो डीएनए का पार्ट जो है आरएनए बनाएगा, डीएनए का हर एक पार्ट जो है आरएनए नहीं बना सकते, या यूं कहे कि क्रोमेटिन का हर एक पार्ट आरएनए नहीं बना सकता, ठीक है। तो डीएनए का जो पार्ट आरएनए बनाता है उस पार्ट को अपन बोलते हो कि डीएनए का वो पार्ट या क्रोमेटिन का वो पार्ट कैसा है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में जा रहा है, ठीक है। तो उस पार्ट को, उस कंडीशन को बोलते हो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कंडीशन, या डीएनए के उस रीजन को बोलते हो ट्रांसक्रिप्शनली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्टिव रीजन है, ठीक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन, ठीक है, यानी कि डीएनए का वो पार्ट ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो उस कंडीशन को बोल दो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए क्या करेगा, तो एमआरएनए या कोई सा भी आरएनए है तो क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड, क्या बनाएगा, तो अपन बोलते हो अमाइनो एसिड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अमाइनो एसिड, ठीक है। और कई सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलके, इसको मैं पहले भी बताया हूँ, ठीक है, कई सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, तो अपन बोलेंगे प्रोटीन। क्या फॉर्म कर लिया, तो अपन बोल रहे हो प्रोटीन फॉर्म कर लिया, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हो, ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन। तो आपको ये कंडीशन, ये पॉइंट जो है समझ में आया कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब क्या है, ठीक है। क्रोमेटिन का कौन सा पार्ट, तो यूक्रोमेटिन के बारे में सकता, इट इज लाइट रीजन ऑफ क्रोमेटिन, इट इज लूजली अरेंज्ड रीजन, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन, ठीक है। तो ये सब यूक्रोमेटिन के बारे में था, ठीक है। तो अब मैं हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में पॉइंट करके लिखूंगा, ठीक है। तो मैं इन लोगों को हटा, क्या लिखेंगे इसमें पॉइंट, हेट्रोक्रोमेटिन में इट इज tightly arranged region of chromatin it is dark region, yeah, it is darker region of chromatin। ज्यादा कलर रिटेन किया है तो डार्क रीजन दिखाई देगा, डार्क शेडेड दिखाई देगा, इट इज डार्कर रीजन ऑफ क्रोमेटिन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता वो रीजन, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, इन लोग के बारे में आप जो है समझ गए, ठीक है। तो क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा था इस ट्रेनिंग के बेस पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन इस तरीके का स्ट्रक्चर है, दिस वन इज क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या हो जाता है, क्रोमेटिन बिकम
condense and coil and form क्या फॉर्म करेगा and form क्रोमोसोम, यानी क्रोमेटिन सुपर कॉइल्ड होके टाइटली अरेंज होके सुपर कॉइल्ड होके क्या फॉर्म कर देता है, तो क्रोमोसोम एंड फॉर्म क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम आप जानते हो, क्रोमोसोम एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्रोमोसोम को भी अपन डिटेल से देखेंगे। दिस वन इज क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम बोल रहे हो। और ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट है, दिस वन इज व्हाट, सेंट्रोमियर। तो क्रोमेटिन क्या फॉर्म कर रहा है, क्रोमोसोम फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम काफी सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्रोमोसोम रियल में कैसे फॉर्म हुआ और कैसे सुपर कॉइल्ड जो क्रोमेटिन होता है या डीएनए कैसे सुपर कॉइल्ड होता है, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम रफ डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ तो मैं डायरेक्ट बोल दिया क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, तब जाके क्रोमोसोम जो है फॉर्म होता है। एक रफ आइडिया माइंड में होना चाहिए, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ डायरेक्टली क्रोमोसोम नहीं फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके बीच में भी क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के बीच में भी कई सारे स्टेप या कई सारे स्टेजेस आए हैं, ठीक है। तो उस चीज को अपन जो है डिस्कस करते हैं और वहीं पे अपन जो है सुपर क्रोमेटिन सॉरी हिस्टोन प्रोटीन के बारे में मैं थोड़ा सा बोल दूंगा, ठीक है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन आपके सिलेबस में है। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं यहां से। सबसे पहले अपन जो क्रोमेटिन का डायग्राम बना रहे हैं और इस तरीके का क्रोमेटिन का डायग्राम है। दिस वन इज क्रोमेटिन। इसको अपन क्या लिख रहे हैं, क्रोमेटिन लिख रहे हैं। या क्रोमेटिन का मेजर पार्ट क्या है, डीएनए, यानी कि क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं यानी कि डीएनए की बात कर रहे हैं। और डीएनए ही बाद में मतलब जो क्रोमोसोम के फॉर्म में जो मिलता है, यानी कि अब देखिए ये क्रोमेटिन है तो या डीएनए बोल सकते हैं। इसके बाद क्रोमेटिन टाइटली अरेंज होता है या डीएनए टाइटली अरेंज होता है। डीएनए किस पे टाइटली अरेंज होता है या रैप होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो अपन इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं और ये दूसरा स्ट्रक्चर है और यहां पे डीएनए जो है प्रेजेंट है। थोड़ा सा और इस तरीके का है ताकि इसमें थोड़ा ब्रॉड बना दूं, ताकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन अपन दिखा सकें। क्रोमेटिन फिर या डीएनए टाइटली पैक होता है और डीएनए या क्रोमेटिन किसके ऊपर रैप होता है, तो अपन बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन सा है इस रीजन में, मेन रीजन जो है, तो इस रीजन में कौन कौन सा है, H2A, H2B, H3 एंड H4, इस तरीके से, ठीक है। और ये मेन पार्ट है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बीड्स लाइक दिखाई देगा। जो माला पहनते हैं अपन तो बीडेड लाइक दिखाई देगा, बीड्स लाइक दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए रैप हुआ है किसके ऊपर, तो अपन बोल रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। और हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे भी मतलब हिस्टोन प्रोटीन होगा H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे मतलब कई सारा रहता है, उतना अपन नहीं बना रहे, ठीक है। तो एक तरीके का हिस्टोन प्रोटीन जो यहाँ पे रैप हो रहा है और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप हो रहा है। तो दिस वन इज व्हाट, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन क्या, प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कितने होते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन 5 होते हैं। 4 मेन रीजन में रहते हैं, 1 2 3 4, 4 मेन रीजन में रहता है और एक जो हिस्टोन प्रोटीन रहता है वो बाहर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक हिस्टोन प्रोटीन रहता है
H1, कौन सा हिस्टोन प्रोटीन? H1 बाहर आउटसाइड में। और मेन पार्ट में कौन रहता है? तो H2A, H2A, H2B, H3, NH4, ठीक है। इन लोग को ज्यादा मतलब नहीं, आपको डिटेल से यहाँ पे नहीं करना, अपन जब 11 में जाएंगे तो वहां पे डिटेल से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल ये समझो कि हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? डीएनए को पैक करने में हेल्प करता है। तो उसी से अब कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको जानना है, 2-3 पॉइंट केवल जानना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन it is helping, it is help in packaging of DNA, डीएनए को पैक करने में हेल्प करता है, ठीक है। और आप डायग्राम बना के एक पॉइंट कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर रुक गया हूँ तो आप भी रुक जाओ। आप डायग्राम, मैं आगे भी डायग्राम बनाऊंगा तो आप पूरा डायग्राम बना के उसके बाद लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी लिखेंगे आपको समझ में आएगा। हिस्टोन प्रोटीन इट इज हेल्पिंग पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को पैक करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इट इज 5 टाइप्स, it is 5 क्या types like H1, H2A, H2B, H3 and H4, ठीक है। 5 टाइप्स है। It is made up of basic amino acid, it is made up of basic amino acid like lysine and arginine, ठीक है। अमाइनो एसिड 20 टाइप का है हम लोग के बॉडी में। जब बड़े क्लास में जाएंगे तो और सारे अमाइनो एसिड का नाम याद रखेंगे। यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड का मैं नाम लिख दिया, लाइसिन एंड आर्जिनाइन या आर्जिनिन, ठीक है। ये अमाइनो एसिड है और बेसिक नेचर के अमाइनो एसिड है। यानी कि इस अमाइनो एसिड पे कैसा चार्ज होगा? तो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, ठीक है। यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर प्लस चार्ज और डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। यानी कि प्लस माइनस से एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर प्लस चार्ज और डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। तो प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को होल्ड करके पकड़ के रखेंगे, ठीक है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा हुआ, ठीक है। ये मेन रीजन है हिस्टोन प्रोटीन है H2A, H2B, H3 और H4, ये डबल के फॉर्म में रहते हैं। यानी कि 4 है, डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अपन बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? ऑक्टामर, ठीक है। तो उतना नहीं जाना, हिस्टोन प्रोटीन आप समझ पा रहे हो कहां पे है। तो हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है? तो डीएनए को रैप करने में, डीएनए को सुपर कॉइल करने में हिस्टोन प्रोटीन हेल्प कर रहा है, ठीक है। कितने टाइप का हिस्टोन प्रोटीन है, किस अमाइनो एसिड का बना हुआ है, कैसा चार्ज है, ठीक है। ये सब जो है आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर और जो है सुपर कॉइल में जाता है और इस स्ट्रक्चर को अपन बोल दो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होगा और सुपर कॉइल होगा। इस तरीके का। और मैं this structure is called solenoid मॉडल। उसके बाद सोलिनॉइड मॉडल और कॉम्पैक्टली अरेंज होता है।
and this structure is called platonemic complex. Platonemic complex. और फाइनल प्लैक्टोनेमिक कॉम्प्लेक्स इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर लेता है, तो अपन बोलते हो क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो कैसे क्रोमोसोम बना, तो एक डीएनए या क्रोमेटिन रैप हुआ, फिर सोलिनॉइड मॉडल डेवलप हुआ, फिर प्लैक्टोनेमिक कॉम्प्लेक्स, फिर फाइनल क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। थोड़ा डीएनए के बारे में देखते हैं कि डीएनए इतना बड़ा है कि इसको सुपर कॉइल होने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। मैं सबको हटा रहा हूं, ठीक है, आप डायग्राम सही से बनाएंगे। अभी यहां से समझ में आएगा कि क्यों अपन जो है डीएनए को रैप कर रहे हैं और क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। हम लोग नहीं लाते, सेल लाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डीएनए को देखते हैं। डीएनए और डीएनए इस तरीके का है। डीएनए को इस तरीके से अपन बना रहे हैं। और डीएनए में इस तरीके का ये डीएनए का जो विड्थ है ये कितना होता है, विड्थ तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और उसके बाद ये डीएनए का एक टर्म है, वन टर्म डीएनए का। और एक टर्म में कितने बेस पेयर है, तो 10 बेस पेयर है। ए टी टी ए सी जी जी सी ए टी इस तरीके से, ठीक है। इधर भी है टी के साथ ए के साथ क्या पेयर करेगा, टी। तो टोटल कितने बेस पेयर रहते हैं एक टर्म में, तो अपन बोलते हो 10 बेस पेयर। इट कंटेन क्या, 10 बेस पेयर। बीपी में लिख रहा हूं, बीपी का मीन्स क्या होता है, बेस पेयर। इतना समझ में आ रहा, बेस पेयर, ठीक है। और बेस पेयर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बेस ये है और एक बेस ये है, ठीक है। और इसको बोलते नाइट्रोजनस बेस, इसको बोलते नाइट्रोजनस बेस। आपस में पेयर कर रहे हैं तो वो बोलते बेस पेयर, ठीक है। इसको भी बोलते हो बेस और ये भी क्या है, बेस। तो बेस पेयर आपस में पेयर कर रहे हैं तो बेस पेयर, ठीक है। और एक टर्म में कितने बेस पेयर होते हैं, तो 10 बेस पेयर होते हैं। और 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, बोर्ड पे देखते रहो, 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, तो वो तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4, ठीक है। तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और टोटल कितने बेस पेयर, 10। तो 1 टर्म का लेंथ कितना होगा, ठीक है। यहां पे फाइंड आउट कर लेंगे लेंथ ऑफ 1 टर्म। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल जो बेस है और जितना 2 बेस के बीच में डिस्टेंस है, 2 बेस पेयर के बीच में जितना डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो टोटल कितना जो है 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 3.4। और टोटल कितना है बेस पेयर 10, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 टर्म के लिए 34 क्या एंगस्ट्रॉम हो गया। यानी कि 1 टर्म का लेंथ कितना निकाल लिए, 34 एंगस्ट्रॉम। यानी कि 1 टर्म लेंथ ऑफ 1 टर्म इज इक्वल टू क्या, 34 एंगस्ट्रॉम। तो इतना जो 1 टर्म है इसका लेंथ कितना हो गया, तो 34 एंगस्ट्रॉम हो गया। इतना क्लियर हो रहा। इसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, तो अपन बोलते हो 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और 10 बेस पेयर है, ठीक है। एक चीज मैं बोल रहा हूं कि एक चीज मैं यहां से क्लियर कर दे रहा हूं कि ये क्या है,
टी क्या है, ठीक है। कई स्टूडेंट को दिक्कत जा रहा होगा, तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अपन ए को क्या लिख रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस लिख रहे हैं। अपन बड़े क्लास में जाएंगे तो और डिटेल से करेंगे। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं, ए, टी, सी, जी, यू। अगर क्वेश्चन में आ रहा है कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो आप बोलेंगे 5। कितना, 5, ठीक है। और ए का पूरा नाम क्या है, तो अपन बोल रहे हो एडेनिन। क्या लिख रहे हैं, एडेनिन लिख रहे हैं, ठीक है। टी का पूरा नाम क्या लिख रहे हैं, थाइमिन। सी का पूरा नाम क्या लिख रहे हैं, साइटोसिन। जी का पूरा नाम क्या लिख रहे हैं, गुआनिन, GUA। और यू का पूरा नाम क्या लिख रहे हैं, यूरासिल या यूरेसिल। यूरेसिल केवल कहां पे प्रेजेंट रहता है, तो आरएनए में। यूरेसिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में केवल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यूरेसिल कहां पे नहीं होता है, यू तो डीएनए में नहीं होता है। कहां पे नहीं होता है, डीएनए में। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, तो अपन क्या बोल रहे हो, ए, टी, सी और जी। ये केवल डीएनए में प्रेजेंट है। आरएनए में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, तो टी नहीं रहता है, ठीक है। और डीएनए में क्या नहीं रहता है, तो अपन बोलते हैं यू नहीं रहता है डीएनए में, ठीक है। तो कोई बोला डीएनए में क्या क्या रहता है, तो आप बोलेंगे ए, टी, सी, जी, केवल 4 नाइट्रोजनस है। आरएनए में क्या रहता है, तो ए, सी, जी, यू, ठीक है। और ए किसके साथ पेयर करता है, टी के साथ। टी किसके साथ, ए के साथ। सी जी के साथ पेयर करता है, ठीक है। और ए का पूरा नाम क्या है, एडेनिन। टी का पूरा नाम क्या है, थाइमिन। सी का साइटोसिन, जी का गुआनिन और यू का यूरेसिल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस मींस नाइट्रोजन वगैरह लगा रहता है, तो बोलते हो नाइट्रोजनस बेस। और जब बड़े क्लास में जाएंगे तो इन लोग का मतलब एडेनिन का, गुआनिन का, थाइमिन का, साइटोसिन का, यूरेसिल का स्ट्रक्चर भी बना के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी वो स्ट्रक्चर वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। एक चीज और मतलब अपन फाइंड आउट कर रहे हैं कि डीएनए, एक सेल में डीएनए का लेंथ कितना है, एक सेल में डीएनए कितना बड़ा है, उसको अपन जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इन चीजों को हटाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूं यहाँ पे। तो एक सेल में बना दे रहा हूं, ठीक है, एक सेल को। और एक सेल का इस तरीके से डायग्राम है, ठीक है। और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है या डीएनए है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है या क्रोमेटिन है, इसका अमाउंट कितना रहता है, कितना अमाउंट में रहता है, तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर के फॉर्म में इतना अमाउंट जो है प्रेजेंट रहता है एक सेल में। अगर कहीं का सेल, अपन यहाँ का सेल पिक करें और इसमें डीएनए का अमाउंट देखना है, तो कितना मिलेगा, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कंडीशन है, क्रोमेटिन के डीएनए का अमाउंट इतना मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि एक सेल मैंने यहाँ से निकाला है और देखना है कि इसमें डीएनए का कितना बड़ा है, कितना लेंथ का डीएनए है, ठीक है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सेम टू सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे एक टर्म का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या किए कि जितना टोटल बेस पेयर है उतना, और दो बेस पेयर के बीच का जो भी डिस्टेंस है उससे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक टर्म का लेंथ निकल गया। उसी तरीके से पूरे डीएनए का, एक सेल में पूरे डीएनए का लेंथ निकालना है। तो सिंपल सा है, लेंथ ऑफ डीएनए लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ डीएनए टोटल लेंथ, ऐसा लिख देंगे, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन अ सेल। तो देखिए कैसे लेंथ फाइंड आउट करेंगे, सेम टू
सेम ऐसा कुछ मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दे रहा हूँ, आप मैं जानते होंगे तो समझ पाएंगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? तो क्या मैं 0.34 nm लिख सकता हूँ क्या? नैनोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में 10⁻⁻1 का डिफरेंस है। तो मैं एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? और करके अगर मेरे को इसको मीटर में लिखना है तो 0.34 इंटू 10⁻⁻9 क्या लिख सकते हैं? मीटर लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन केवल कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अब देखो आसान हो जाएगा, ठीक है। कितना है अमाउंट डीएनए का एक सेल में? तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ और दो बेस पेयर के बीच का लेंथ कितना है? तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, -10⁻⁹ और 10⁹ कट जाएगा। आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2.244 मीटर आ जाएगा डीएनए का लेंथ। यानी कि डीएनए कितना बड़ा है? 2 मीटर के अप्रॉक्स है, यानी कि 1 मीटर है हुआ, इसी का डबल 2 मीटर। अगर मैं एक लाइन से 2 मीटर को अप्रॉक्स दिखाना चाहूँ तो मान यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इतना है अप्रॉक्स 2 मीटर होगा, ठीक है। 2 मीटर होगा, एक आपको 1 मीटर, इसका डबल 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर का डीएनए हम लोग ने एक सेल में फाइंड आउट किए। और सेल की साइज कितनी है? माइक्रोन मीटर में। मतलब सेल की साइज एकदम इस तरीके से पॉइंट में, इस तरीके से पॉइंट है, पॉइंट भी बड़ा होगा। इतना छोटा सेल की साइज है और इतना बड़ा डीएनए, इसको क्या करना कि सेल में पैक होना। ये तो अभी दिखाई दे रहा है, सेल की साइज इतना छोटा रहता है माइक्रोन मीटर में कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इतने छोटे सेल में डीएनए को पैक करना है, तो क्या होगा? डीएनए क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होगा? रैप होगा, और रैप होकर सुपर क्वाइड होके फिर जो है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ जाएगा और फिर क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में पैक हो जाता है, ठीक है। तो इसको डीएनए का लेंथ फाइंड आउट करने का यही मतलब था कि डीएनए कितना बड़ा होता है और क्यों इसको हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप होना पड़ता है। क्यों रैप होना पड़ता है? क्योंकि डीएनए की साइज बड़ी है, इसको न्यूक्लियस में पैक होने के लिए या क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आने के लिए क्रोमेटिन के ऊपर क्या करना पड़ेगा? वो मतलब जो है रैप होना पड़ेगा, उसके ऊपर टाइटली क्वाइल्ड होना पड़ेगा, ठीक है, सुपर क्वाइल्ड होना पड़ेगा, तब जाके क्रोमेटिन या डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आएंगे या क्रोमेटिन जो है न्यूक्लियस में मतलब जो है सुपर क्वाइल्ड के फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन वगैरह जो है क्रोमेटिन में लगे रहते हैं, ठीक है, या डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जानेंगे, उसका फंक्शन जानेंगे कि क्यों जरूरी है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन वगैरह हो गया और एक क्रोमेटिन वगैरह के बारे में हो गया, डीएनए के लेंथ के बारे में हो गया और थोड़ा डीएनए के बारे में हो गया, थोड़ा बेस पेयर वगैरह के बारे में हो गया, ठीक है। तो इतना अपन जो है डिटेल से देखें डीएनए का लेंथ वगैरह। तो इसको आप जाके डायग्राम वगैरह अच्छे से जो है बनाएंगे और जब भी आएंगे तो अपन क्या करेंगे? क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को अपन जो है फोकस करेंगे, क्रोमोसोम्स किस टाइप से है, किस तरीके का है, ठीक है। और उससे रिलेटेड चीजों को, क्रोमोसोम्स से रिलेटेड चीजों को अपन देखेंगे, ठीक है। वो भी काफी जो है इम्पोर्टेंट है, जो भी चल रहा है न्यूक्लियस तो काफी इम्पोर्टेंट है, तो आपको कई चीजें सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जो भी अगर दिक्कत हुआ तो मेरे को बोल सकते हैं लिख के, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।